हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कराया जा रहा है। पिछली क्लास में इसके कुछ प्रश्न कवर करा दिए जा चुके हैं। आज की क्लास में उसके आगे बढ़ेंगे और उनके आगे के प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है। और यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, बुनियादी उद्योगों के विकास पर समान जोर देने के साथ कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता। ऑप्शन बी है तेजी से औद्योगिकरण और भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास। ऑप्शन सी है खाद्य संकट का समाधान करना और कच्चे माल विशेषकर जूट और कपास की उपलब्धता में सुधार करना। और डी है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। प्रश्न ये कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कौन सा इसमें उद्देश्य है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तेजी से औद्योगिकरण और भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखें तो उसका काल कब से कब तक रहा, तो यह योजना 1956 से 1961 तक चली। और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण और विशेष रूप से जो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई थी उसमें। और यहाँ देख लेंगे, समझ लेंगे औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण को अगर समझे तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के विनिर्माण संबंधी अर्थव्यवस्था में, देखेंगे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के विनिर्माण संबंधी अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगर पहली पंचवर्षीय योजना को देखें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो लक्ष्य था, उसका जो उद्देश्य था वो कृषि विकास करना था। और यह पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1951 से 1956 यानी 1951 से 1956 तक ये योजना चली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को दफनाया गया। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है नालंदा। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नालंदा। देखेंगे कि जो अंतिम मुगल शासक थे उनको जो है अंतिम मुगल शासक जो यूसुफ शाह चक थे उनको मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। और उनकी मृत्यु जो हो गई थी वो उनकी मृत्यु ओडिशा में हो गई थी। ओडिशा से उनके शव को जो नालंदा में लाकर, नालंदा के पास जो बिस्वाक है उसमें जो है कि इनके शव को दफनाया गया था। तो अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 तलाक कानून पारित करके भारत की संसद ने भारत के उच्चतम न्यायालय के किस वर्ष के फैसले का समर्थन किया जिसने 3 तलाक या फिर तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया। अब इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2017। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा जो 3 तलाक कानून जो पारित हुआ है वो उच्चतम न्यायालय के किस वर्ष के फैसले का समर्थन उसमें किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे शायरा बानो मामला जो कि 2017 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक या फिर तलाक के बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और हाल ही में संसद ने जो है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक जो है 2019 पारित कर दिया है और जिससे जो है कि तत्काल 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।
अगर तलाक बिद्दत को समझें या 3 तलाक को समझें, तो अगर इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को मौखिक या फिर लिखित रूप से 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण कर देता था तो उसको तलाक मान लिया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में संसद द्वारा जो है कि मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया है, जिसके द्वारा जो है कि 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका डी जो 2017 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी गई थी? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है खरोष्ठी और ऑप्शन डी है नंदनगरी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। अगर देखेंगे इसका उपयोग जो किया जाता है अधिकतर वो उत्तर पश्चिमी भारत की गांधार संस्कृति में किया जाता था। जो उत्तर पश्चिमी भारत की जो गांधार संस्कृति थी, इस कारण इसे जो है कि गांधारी लिपि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसे प्रवाहचर माना जाता है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 1 है विदेशी ऋण, ऑप्शन 2 है मूल्यह्रास, ऑप्शन 3 है इन्वेंट्री और ऑप्शन डी है आयात। इसमें कौन सा किसे जो है कि प्रवाहचर माना जाता है? नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन इसमें है ए केवल 4 और 2 सही है, केवल 3 और 1 सही है, केवल 3 और 2 सही है, या 1 2 4 और 3 ये सभी सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 4 और 2 सही हैं। अब यहाँ समझ लेंगे प्रवाहचर को। तो प्रवाह एक मात्रा है जिसे एक समय के संदर्भ में मापा जाता है या फिर एक समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। इसमें हम समझ सकते हैं उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति की जो आय है एक प्रवाह है जो एक सप्ताह या 1 महीने काम करने के बाद उसे मिलती है। तो वही ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें प्रवाहचर माना जाता है, यानी इसमें प्रवाहचर के कौन से उदाहरण हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2 और 4 यानी मूल्यह्रास और आयात, ये जो है कि प्रवाहचर के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके अन्य भी कोई मतलब उदाहरण देखें तो इनके अन्य उदाहरणों में हो जाएगा व्यय, हम इसमें ब्याज देख सकते हैं, आयात निर्यात, उधार, किराया, ये सभी प्रवाहचर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है शिवाजी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अष्टप्रधान की स्थापना जो है वो शिवाजी के द्वारा की गई थी। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से अष्टप्रधान थे, यहाँ इसको देख लेंगे। देखेंगे मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था और उनमें से जो थे उसमें से पेशवा यानी कि जो इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री। फिर हम देखें अमात्य जो थे इनको जो है कि हम वित्त मंत्री कहते थे। सामंत हुआ करते थे जो कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। उसी प्रकार हम वाकिया को देखेंगे, ये गृह मंत्री हुआ करते थे। सचिव देखेंगे कि ये शाही शिलालेखों को ये तैयार करते थे। उसके बाद सारे नौबत हो जाएगा न्यायाधीश, जो कि मुख्य न्यायाधीश जो कि न्याय देने का कार्य करता था, पंडित राव जो कि उच्च पंडित के पद पर आसीन था। तो ये सभी जो है कि मराठों के 8 प्रमुख अधिकारी थे जो कि अष्टप्रधान के रूप में इनको जाना जाता था। और अष्टप्रधान की स्थापना जो की गई थी वो शिवाजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां हैं
और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी है इलायची पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है शेवराई की पहाड़ियाँ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इलायची पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी के करीब स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो इलायची पहाड़ियाँ हैं, जिनको कार्डामम हिल्स भी कहा जाता है। और जो ये इलायची हिल्स हैं ये अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में हैं, यानी कि ये जो हिल्स हैं यहाँ कार्डामम हिल्स स्थित हैं। और ये जो इलायची पहाड़ियाँ हैं ये अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिण में स्थित हैं। और सेनकोट्टाई पास से उन्हें अलग किया जाता है। जो सेनकोट्टा दर्रा है वह इन दोनों को अलग करता है। और ये पहाड़ जो हैं, जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है महायान बौद्ध धर्म का वर्णन, ऑप्शन बी है हीनयान बौद्ध धर्म का वर्णन, ऑप्शन सी है संघ का शासन और ऑप्शन डी है राजा मेनेंडर के प्रश्न। अब इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी संघ का शासन। जो बौद्ध धर्म में जो पातिमोक्ष जो है वो संघ का शासन है। इसको यहाँ समझ लेंगे। यहाँ देखेंगे जो विनय पिटक सुट पिटक जो है, तो विनय पिटक जो है जिसमें कि संघ की स्थापना और इसके नियंत्रण के जो नियम दिए गए हैं, विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें संघ की स्थापना और इसको नियंत्रित करने वाले इसमें नियम दिए गए हैं। इसको जो है कि दो भाग में पहले बांटते हैं इस ग्रंथ को। उसमें जो है कि सुत विभंग, पहला इसमें सुत विभंग है और दूसरा इसमें है खंड का। अब इस सुत विभंग में ही मठ के नियमों का एक समूह पाया जाता है जिसको पातिमोक्ष कहते हैं। इसमें ही मठ के नियमों का समूह पाया जाता है जिसे जो है कि पातिमोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो बौद्ध धर्म में जो पातिमोक्ष हैं वो उनका क्या अर्थ है, उनका अर्थ है संघ का शासन। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए इसमें दिया गया है। इसमें जनजातियां दी हुई हैं और उनको मिलान करना है कि ये जनजातियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसमें जो प्रथम देख लेंगे, पहले जो ए है किर्गिज जनजाति, दूसरा है बुशमैन, तीसरा है आइनू और चौथा है बदायूनी। तो हम देख लेंगे पहला। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है इनको मिलान करना है। तो इसमें देख लेंगे सबसे पहले घिरगिज या फिर इसको किर्गिज भी बोला जाता है, घिरगिज या फिर इसको किर्गिज भी बोला जाता है और ये मध्य एशिया की मूल निवासी हैं। तो इस प्रकार ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। अगर हम बुशमैन को देखें तो बुशमैन जो है ये कालाहारी रेगिस्तान की निवासी हैं और ये जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो अफ्रीका, बोत्सवाना इत्यादि में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। आइनू को देखें तो आइनू या अनु जो ये जनजातियां हैं इनको एजो भी कहा जाता है, ये जापान में पाई जाती हैं। तो सी का 1 हो जाएगा। और बदायून या फिर इसको बदायूनी भी कहते हैं, ये जनजातियां जो हैं कि वो अरब क्षेत्र की मूल निवासी हैं और इस्लाम की अनुयायी हैं। तो इस प्रकार ये जो इनका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेंगे ए का 3 बी का 4, नीचे देखेंगे ए का 3 ए में है और सी में है, बी का 4 तो ये गलत हो जाएगा, बी का 4 इसमें है और सी का 1 डी का 2। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। देख लेंगे इसमें जो घिरगिज जनजाति है वो मध्य एशिया की है। बुशमैन को देखें तो ये कालाहारी रेगिस्तान की है, दक्षिण अफ्रीका की।
और अन्नु जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है, तथा जो बद्दुइन है ये अरब क्षेत्र के मूल निवासी हैं तथा जो है कि इस्लाम से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उनके संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी है विष्णु शास्त्री पंडित विधवा पुनर्विवाह संघ, और ऑप्शन डी है पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा संगठन और उनके संस्थापक एक साथ सुमेलित नहीं है। अब इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यूएसए में 1875 में जो एचपी ब्लावात्स्की थी, और एचपी ब्लावात्स्की और अमेरिकी जो कर्नल थे एचएस ऑलकॉट उनके द्वारा की गई थी। यहाँ लिख देंगे एचपी ब्लावात्स्की तथा जो अमेरिकी कर्नल थे एचएस ऑलकॉट, इनके द्वारा जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। और अगर इससे संबंधित इसका संबंध है, देखिए एनी बेसेंट थे तो 1893 में, देखेंगे 1893 में एनी बेसेंट ने इसका प्रचार प्रसार जो है कि वो भारत में किया था, और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। अब हम अन्य को अगर हम देख लें पूना सार्वजनिक सभा को, तो पूना जो सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना चिपलुंकर, जीवी जोशी और रनाडे आदि ने की थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1870 में हुई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। उसी प्रकार हम सत्यशोधक समाज को देखें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई है, यहाँ देख लेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई है वो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो देखेंगे अमृतसर अधिवेशन जो बुलाया गया था, जो कि 1919 में बुलाया गया था, इसमें जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में कांग्रेस ने जो है कि इस सत्र का आयोजन किया था, और यह अधिवेशन जो है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी, और यह अधिवेशन जो है वो 1919 में हुआ था। अब उसमें हम देख लेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था तब वायसराय कौन था? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी है लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लैंसडाउन। देखेंगे जब सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था तब जो वायसराय थे वो लॉर्ड लैंसडाउन ही थे। और देखेंगे ये कानून क्या था? तो इस कानून के अनुसार जो है लड़कियों, विवाहित और अविवाहित जो महिलाएं थीं उनके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की जो न्यूनतम उम्र थी वो 10 साल से या 10 वर्ष से बढ़ाकर जो है 12 वर्ष करने की व्यवस्था की गई थी। और इस समय जो वायसराय थे, इस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड लैंसडाउन
थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेंगे लॉर्ड नॉर्थबुक। तो लॉर्ड नॉर्थबुक के समय जो है कि नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो है इसमें लाया गया था जो है कि नॉर्थबुक के समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास की सबसे उपयुक्त माप है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ऑप्शन बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, और ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद पीसीपी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद या फिर जो प्रति व्यक्ति उत्पाद है उसमें देश के आर्थिक उत्पादन की एक माप है जो देश के लोगों की संख्या के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसकी कुल जनसंख्या के विभाजित करके हम पीसीपी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रदान नहीं किया जाता? इसमें देखेंगे नीचे ऑप्शंस को। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोत्साहन जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको प्रदान नहीं किया जाता। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पहले 10 वर्षों के लिए सेज इकाइयों की निर्यात आय पर 100% आयकर छूट। ऑप्शन बी है इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए, माल की खरीद के लिए कर मुक्त आयात। ऑप्शन सी है केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस। और ऑप्शन डी है आयात के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहले 10 वर्षों के लिए सेज इकाइयों के निर्यात आय पर 100% आयकर छूट जो है ये प्रोत्साहन जो है विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रदान नहीं किया जाता है। अब उसी में हम देख लेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है या फिर सेज क्या है। तो यह देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि कर मुक्त होता है और इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार प्रदान करने के लिए जो है विभिन्न व्यवसाय और औद्योगिक कानून होते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन एक है 115, ऑप्शन बी है 116, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 101। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 116। मानव पूंजी सूचकांक अगर 2020 देखें तो उसमें भारत को जो है 174 देशों में से 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। और मानव पूंजी सूचकांक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर इसमें देखें प्रथम स्थान अगर देखें मानव पूंजी सूचकांक में तो प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। यानी सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त और पानी की श्यानता के बीच क्या संबंध है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे दोनों बराबर होते हैं। बी ऑप्शन है पानी रक्त की तुलना में अधिक श्यान होता है। ऑप्शन सी है रक्त पानी की तुलना में अधिक श्यान होता है। और ऑप्शन डी है उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रक्त पानी की तुलना में अधिक श्यान होता है। देखेंगे श्यानता का क्या अर्थ है? तो श्यानता के कारण जो द्रव है जो लिक्विड है अपने गति का विरोध करता है। यानी जिस द्रव की श्यानता देखेंगे यहाँ जिस द्रव की जो श्यानता होगी जितनी अधिक होगी उसकी फैलने की गति उतनी ही कम होगी।
और पानी और रक्त में देखें तो रक्त की श्यानता अधिक है और पानी की कम है। रक्त को देखें तो रक्त की श्यानता जो है अधिक है और पानी की श्यानता कम है। इसी कारण जो है कि रक्त जो है पानी जो है वो रक्त से तेजी से फैलेगा और रक्त जो है पानी की अपेक्षा धीमी गति से फैलेगा, क्योंकि रक्त की श्यानता अधिक है और पानी की श्यानता कम है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मॉर्फिन और कोडीन एक विभ्रांति मूलक पौधे के से प्राप्त अर्क हैं। निम्नलिखित में से कौन मॉर्फिन और कोडीन का स्रोत है? और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है पोस्ता, ऑप्शन बी है कोको के पत्ते, ऑप्शन सी है कैनबिस और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मॉर्फिन और कोडीन जो हैं वो पोस्ता के से प्राप्त किए जाते हैं। और अगर मॉर्फिन को देखें तो मॉर्फिन जो है मॉर्फिन को देखें तो मॉर्फिन जो है कि एक प्रभावी दर्द निवारक है। और वहीं कोडीन को देखें तो कोडीन जो है इसका कोडीन का उपयोग जो किया जाता है, यहाँ देख लेंगे कोडीन का उपयोग जो किया जाता है ये हल्की खांसी या फिर हल्के दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मॉर्फिन और कोडीन जो है वो पोस्ता से प्राप्त अर्क हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। खोजी पत्रकार और मीडिया कार्यकारी मारिया रेसा को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है कनाडा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेंगे मारिया रेसा को। तो मारिया रेसा को जो है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 के विजेता के रूप में इनको नामित किया गया है और यह जो है कि फिलीपींस की रहने वाली हैं। यूनेस्को के अनुसार $25,000 का पुरस्कार विशेष रूप से जो दिया जाता है, ये विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या प्रचार की उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यानी कि विशेष रूप से खतरे की स्थिति में जो प्रेस की स्वतंत्रता को बचाए रखे उसके संदर्भ में ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड जो 2021 का दिया गया है वो मारिया रेसा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है रूस। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल। इसमें देखेंगे 16वां जो भारत यूरोपीय संघ परिषद शिखर सम्मेलन है वो 8 मई 2021 को पुर्तगाल में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया। अभी देख लें यूरोपीय संघ को। तो यूरोपीय संघ जो है वो 27 देशों का समूह है और इसका जो गठन किया गया था 1993 में इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम को देखें तो 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ की सदस्यता को छोड़ दिया और तब इसकी सदस्यता 28 से अभी वर्तमान में 27 रह गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
यानी कि गुजरात में। देखेंगे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर जो है कि नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, जो कि गुजरात के खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको जो है कि बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको जो है कि रामसर स्थल के रूप में इसकी घोषणा की गई है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, गुजरात। अगला है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है समरेंद्रनाथ रॉय, ऑप्शन बी है श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चंद्र राय, और ऑप्शन डी है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। देखेंगे प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है पीसी महालनोबिस की जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो हम पहले अभिकथन देख लेंगे। अभिकथन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। इसका कारण देखेंगे कि महाराष्ट्र की अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में है। अब नीचे देख लेंगे, नीचे ए देखेंगे, ए ऑप्शन, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। अब हम इन दोनों कथनों को देखते हैं, कथन कारण को। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरा देखें तो महाराष्ट्र की अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थित हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन हम देखें तो इसमें कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है टिमोथी डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, इनमें से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ हैं? और इसमें हम देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है अमेजॉन, और ऑप्शन डी है एप्पल। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एप्पल। देखेंगे टिमोथी डोनाल्ड कुक जो है या फिर टिम कुक जो है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जो एप्पल है उसके सीईओ हैं, और वह 2011 में जो है कि एप्पल के सीईओ और एप्पल के सह संस्थापक जो थे स्टीव जॉब्स, उनकी जगह जो है कि ये एप्पल के सीईओ बनाए गए थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक एक विशेषता है, इस सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है? और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स और छवियों की स्पष्टता में सुधार के लिए, ऑप्शन बी है बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के लिए प्रावधान देने के लिए, ऑप्शन सी है मुद्रित पाठ की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, और ऑप्शन डी है पेज नंबर डालने की सुविधा देने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो गटर मार्जिन है उसका उपयोग बेहतर दस्तावेज बाइंडिंग का प्रावधान देने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए जिसने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नाम से मैराथन पैदल यात्रा की थी और यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंधों को नवीनीकृत करना था। अब ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है LK आडवाणी, ऑप्शन सी है रामविलास पासवान और ऑप्शन डी है VP सिंह। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर। देखेंगे श्री चंद्रशेखर ने जो है देश भर में गहरे दक्षिण में कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट, जो कि महात्मा गांधी की समान थी है। देखेंगे कन्याकुमारी से राजघाट जो कि दिल्ली में है, जो कि महात्मा गांधी की समाधि है, वहाँ तक मैराथन पैदल यात्रा पदयात्रा उन्होंने की थी और उन्होंने 6 जनवरी 1983 से, यहाँ देख लेंगे, उन्होंने 6 जनवरी 1983 से यात्रा प्रारंभ की थी तथा 25 जून 1983 तक जो है उन्होंने लगभग 4260 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 4260 किलोमीटर की दूरी पैदल उन्होंने तय की थी और पदयात्रा जनता के साथ तालमेल बढ़ाने और उनकी गंभीर समस्याओं को समझने के लिए की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देख लेंगे, इधर जो है कि कुछ राजवंश दिए गए हैं, इधर उनकी राजधानियां दी गई हैं, इनको मिलाना है कि किसकी राजधानी कौन सी है। अब इसमें देख लेंगे पल्लव, तो पल्लव की राजधानी जो थी वो इसमें देखेंगे, पहला है पल्लव, दूसरा है पांड्य, तीसरा है सी है यादव और डी है काकतीय। तो देखेंगे पल्लव की राजधानी जो थी, तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तो इस प्रकार ए का जो है कि वो 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार हम देखें पांड्यों की राजधानी जो है कि वो मदुरै थी। यादवों को देखें तो यादव की राजधानी देवगिरी तथा काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो देख लेंगे इसमें ए का 2, बी का 3, नीचे कूट को देख लेंगे, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा नाजुक कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जिसे चिकनकारी साड़ी कहा जाता है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। देखेंगे लखनऊ जो है कि आज चिकनकारी उद्योग का हृदय है और इस किस्म को लखनऊ चिकन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे जो लखनवी चिकन है जो कि नाजुक कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेंगे कि भारत के कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 25। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 18। भारत में वर्तमान में कुल 18 जो है कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाने वाला माउंट एटना कहाँ स्थित है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन इसमें है ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है इटली। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखें माउंट एटना को, तो माउंट एटना जो स्थित है वो इटली में स्थित है। देखेंगे माउंट एटना इटली के इटली में जो है सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
देखेंगे ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह मेसिना और कैटेनिया, देखेंगे यह मेसिना और कैटेनिया जो शहर हैं उनके बीच स्थित है, और यह दुनिया का सबसे सक्रिय जो है कि स्ट्रेटोवॉल्केनो है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट एटना, वो इटली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के दायित्व के अंतर्गत आता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित वॉल्ट कैश, ऑप्शन बी है, ऑप्शन दो है भारत सरकार का खजाना जमा, ऑप्शन तीसरा है जनता द्वारा धारित मुद्रा, और ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा। इसमें ये कह रहा है कि आरबीआई के दायित्व के अंतर्गत इसमें कौन सा आता है। अब यहाँ देख लेंगे नीचे कूट, तो इसमें कौन सा सही है। देखेंगे ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। इसमें देखें, यहाँ देखें इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित वॉल्ट कैश, भारत सरकार का खजाना जमा और जनता द्वारा धारित मुद्रा, ये तीनों जो है आरबीआई के दायित्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।